हेलो। लेट्स डिकोड द सिलेबस। यही गलती ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं कि पढ़ने बैठ जाते हैं पर उनको पता नहीं है पढ़ना क्या है। जबकि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि आपको क्या पढ़ना है। एनटीए ने बहुत ही ब्यूटीफुली आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस अपनी वेबसाइट पर सजा कर दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, वो आप बाद में सोच लेंगे। जनरली लोग भटकते रहते हैं ना, हम कौन सी बुक पढ़े, हमें बुक लिस्ट बता दो, स्ट्रेटजी बता दो। मैं आपको बस इतना कहूँगी, आप ये सिलेबस अच्छे से पढ़ लेंगे। आज जो हम डिकोड करेंगे, मैं बताती हूँ डिकोड कैसे करते हैं। इसके अलावा दूसरा काम करेंगे, आप PYQ को अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे। ये दो काम आप कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वेटेज किसकी है, क्या इंपॉर्टेंट है। फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ना किसी बुक के लिए, ना किसी की गाइडेंस के लिए। आप खुद इतने समझदार हो जाएंगे कि आपको चीज़ें एलिमिनेट करनी आ जाएंगी। ठीक है, तो हम सिलेबस अपना स्टार्ट करते हैं रीड करना। देखिए, ये मैंने कहीं और से नहीं निकाला है, एनटीए की यूजीसी नेट की वेबसाइट पर है। आप सर्च करेंगे यूजीसी नेट सिलेबस, आपको ये मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, बट हम अभी यहाँ पर इंग्लिश में डिकोड करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये है सिलेबस। तो पहले देखते हैं इसको। पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया है, बाद में कंसेप्ट, आइडियाज एंड टर्म्स भी समझाए हैं। देखो, ये टर्म्स दे दिए हैं यूजीसी नेट ने, हमें खुद ही एनटीए ने, कि मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा। बट फिर भी हम ये टर्म्स छोड़ के दुनिया भर की किताबें पढ़ रहे होते हैं। समझ रहे हो ना आप कितनी बड़ी गलती करते हैं हम सिलेबस छोड़ने के बाद। ये देखो, भारतवर्ष, सभा एंड समिति, वर्णाश्रम, वेदांत, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, यज्ञ, गणराज्य, जनपद, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, दंड नीति, अर्थशास्त्र, सप्तांग, धर्म विजय, स्तूप, चैत्य, विहार, नागर, द्रविड़, वेसर, बोधिसत्व, तीर्थंकर, अलवार, नैनार, श्रेणी, भूमि, छिद्र, विधान, न्याय, कर, भोग, भाग, विष्टि, स्त्रीधन, मेमोरियल स्टोन्स, अग्रहार्स। इसके बाद यहाँ देखो, खिलाफत, सुलह कुल, तुर्काने चहलगानी, वतन, बलूता, तकवी, इख्ता, जजिया, जक़ात, मदद माश, अमरम, राया रेखो, जंगम, दास, मदरसा, मकदब, चौथ, सरदेशमुखी, सराई, पॉलीगार्ड्स, जागीर, शरीयत, दस्तूर, मनसब, रैंक, देशमुख, नाडू, उर, उलेमा, फरमान। देखो, इस इधर जो हमें ये लेफ्ट साइड वाली लाइन देखने को मिल रही है, ये जो हमें दी हुई है एनटीए ने, ये जो आपकी लेफ्ट साइड वाली लाइन है, ये पूरी के पूरे आपके एंशंट हिस्ट्री के टर्म्स है। और ये जो राइट साइड वाले हैं, ये आपके पूरे के पूरे मिडाइवल हिस्ट्री के टर्म्स हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, और इतने काफ़ी नहीं है, आगे और भी हैं। ठीक है, ये रहे आईने, दहशाला, परगना, शहनाय मंडी, महालवारी, हिंद स्वराज, मर्सेंटिलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इंडियन रेनेसा, इकोनॉमिक ड्रेन, कॉलोनियलिज्म, पैरामाउंटसी, डायरकी, फेडरलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, फिल्ट्रेशन थ्योरी, फॉरवर्ड पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सत्याग्रह, स्वदेशी, रिवाइवलिज्म, कम्युनलिज्म, ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटल डिपोटिज्म, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सब्सिडरी अलायंस, इवेंजिकलिज्म, भूदान, पंचशील, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म, हिंदू गॉड बिल, हिस्टोरिकल मेथड्स, प्लेगरिज्म, एथिक्स एंड मोरालिटी इन हिस्ट्री राइटिंग। अब बताइए, क्या बहुत भयंकर चीज़ें हैं? बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, बट हम इनको इग्नोर करते हैं। क्या आप में से बहुत सारे वर्ड ये आप लोगों के लिए नए नहीं हैं, आपने पढ़े हैं, बट अगर मैं कहूँ कि आप में से किसने इसको सीरियसली अच्छी तरीके से पढ़ के समझ लिया है, और यहाँ से मैं कुछ भी पूछूँ, आप फटाफट से मुझे एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, तो आप फंस जाओगे। जबकि देखा जाए कितने ही वर्ड हैं ये। देखो, ये इतने हैं, इसके ऊपर वाली लाइन में हम देखते हैं इतने, ये और हैं। ठीक है, इतने से शब्द हैं, इतने से टर्म्स हैं, जहां से हर बार रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं, बट फिर भी आप पढ़ के नहीं जा रहे हो। क्यों? क्योंकि सिलेबस कौन ही पढ़ता है, हम डायरेक्ट ही कुएं में कूदेंगे, हम गहराई नहीं नापेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं अक्सर सभी, मैंने भी किया है। ठीक है, तो मैं कोई अलग से नहीं हूँ। हाँ, इससे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन को हम जनरली मिस कर देते हैं। देखो, द हिस्ट्री पेपर कंसिस्ट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब देखो, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या है, यहां पर मेंशन कर दिया है। प्री हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, यहां पर हमारा, इसके अलावा फिर मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, इंक्लूडिंग नेशनल मूवमेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज। कुछ बहुत भारी भरकम तो नहीं है ना, सीधी सीधी सी बातें हैं। तो जितना जो कुछ इसमें मेंशन किया है उतना ही अगर हम पढ़ ले तो
तो भी हम JRF के लेवल की तैयारी करने में चूक नहीं सकेंगे। ठीक है, इतना पढ़ते हैं अगर हम, फिर उसको ठीक से हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम ठीक से उसको कंटिन्यूसली बार बार मॉक्स देते हैं, समझते हैं। ठीक है, और हम जितनी मल्टीपल रिवीजन करते हैं उतनी चीज़ें हमारी मतलब मजबूत हो जाती हैं। तो यही रीज़न था कि बार बार यहीं से पढ़ती थी। मैं क्या करती थी, मैं बुक्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी। मैं जब सिलेबस मेंशन है, PYQ में बहुत कुछ है, तो बुक्स पे अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, ये थोड़ा सोचा मैंने। खैर इधर वापस आते हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल मेथड, क्योंकि ये हिस्टोरियोग्राफी में आता है आपका हिस्टोरिकल मेथड, रिसर्च methodology और historiography. Since the subject and the boundaries of Indian history are vast and comprehensive, it has been systematically analyzed and synthesized into 10 units. पूरा का पूरा सिलेबस आपको 10 यूनिट्स में मिला हुआ है इन कंसेप्ट, आइडियाज एंड टर्म्स के बाद। ये तो पढ़ना ही है, रटना ही है, समझना ही है। इसके बाद 10 यूनिट्स हमारे और हैं। However, the concepts, the ideas and terms given here would specify the extent of subject including through it is not mentioned in the unit. It is to make the student realize the comprehension of the syllabus prepared. ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स के लिए बता दिया गया है कि आपको बता दिया गया है सिलेबस, आप उसको देख ले, समझ ले अपने हिसाब से। अब आते हैं यूनिट 1 पे। अब इसमें क्या है, नेगोशिएटिंग द सोर्सेस। आपको पढ़ने हैं सोर्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये सभी जगहों से क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, 10 यूनिट है और 10 के 10 यूनिट से लगभग 10-10 सवाल आते हैं। तो ये देखो, ये कितना छोटा सा है आपका पूरा का पूरा, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ 1 मिनट, यहां से यहां तक इतना पढ़ के आप क्या करेंगे, 10 मार्क्स की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, हालांकि ये आपको बताया है मोटे मोटे तौर पर कि आपको पढ़ना क्या है। पढ़ना तो आपको धीरे धीरे पड़ेगा। आप देखो, नेगोशिएटिंग द सोर्सेस, सोर्सेस कौन से हैं, आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पढ़ने हैं, एक्सप्लोरेशन कैसे कैसे की गई है, एक्सकेवेशन के तरीके क्या क्या होते हैं, एपिग्राफी क्या होती है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या होते हैं, डेटिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, लिटरेरी सोर्सेस, इंडिजिनियस लिटरेचर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्रॉब्लम ऑफ डेटिंग रिलीजियस एंड सेक्युलर लिटरेचर, मिथ्स, लीजेंड एटसेट्रा, फॉरेन अकाउंट्स, ग्रीक, चाइनीज एंड अरेबिक। ठीक है, ये अकाउंट क्या है, जनरली जो बाहर से आए हुए विदेशी यात्री थे वो भी भारत में आते थे, रहते थे, अपने एक्सपीरियंस लिखते थे, उसके बाद बाहर जाकर के अपने लोगों को बताते थे। तो उनके द्वारा जो लेखा जोखा इकट्ठा किया गया है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं पूरी की पूरी अलग से क्लासेस बनाऊंगी, मैंने बहुत शानदार नोट्स तैयार किए हैं इस पे। फिर आते हैं पेस्टोरलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन। ओके, तो हमारा यहाँ पे आता है पेस्टोरलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि जब आदि मानव का काल स्टार्ट हुआ था, प्री हिस्ट्री का समय चल रहा है अभी। प्री हिस्ट्री यानी कि जब हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं हुआ करते थे, उस समय को हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, नियोलिथिक पीरियड है, नवपाषाण काल, चालकोलिथिक, ताम्रपाषाण काल, सेटलमेंट्स यानी कैसी कैसी बस्तियां हुआ करती थी उस समय, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था बस्तियों का, कौन से टूल्स इस्तेमाल करते थे यानी औजार हथियार, पैटर्न ऑफ एक्सचेंज कैसे हुआ, नियोलिथिक से चालकोलिथिक, चालकोलिथिक से नियोलिथिक, उसके अलावा पैलियोलिथिक से मिजोलिथिक, ये सब कैसे कैसे पैटर्न चेंज होते गए, ये हमें देखना है। हम करेंगे, सब कुछ करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद इंडस, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ओरिजिन, एक्सटेंट, मेजर साइट्स, सेटलमेंट, पैटर्न, क्राफ्ट, स्पेशलाइजेशन, रिलीजन, सोसाइटी एंड पॉलिटी। ये हड़प्पा के बारे में बताया गया, आपको हड़प्पा के बारे में यही पढ़ना है। और अगर आप हड़प्पा पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए, जो जो इसमें दिया गया है उसी को पूरी तरीके से 360 डिग्री एनालाइज करके पढ़ लेना है। जैसे ओरिजिन कैसे हुआ, जैसे हम मानते हैं ना कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व ये बिल्कुल सबसे टॉप पीरियड था। लेकिन अभी रिसेंट खोज हुई है कि बताया गया है कि हरियाणा में एक जगह है जहां पर साक्ष्य मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। 8000 साल पुराने हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो ये करंट में अपडेटेड रहना है। ठीक है, जो स्पेशली यूपीएससी और पीसीएस के दोनों की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को खास करके ध्यान रखना है। मेजर साइट्स देखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं कि किस किस साइट से क्या प्राप्त हुआ, किस साइट की खोज किसने की, कौन सी साइट कितनी पुरानी थी, किस शहर में है, किस स्टेट में है, ठीक है, वर्तमान में किस नदी के किनारे है, ये सब इंपॉर्टेंट है, हम करेंगे। क्राफ्ट, स्पेशलाइजेशन, रिलीजन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। अब डिक्लाइन कैसे हुआ, इसके ऊपर अलग अलग इतिहासकारों ने कौन कौन से मत दिए हैं, कौन कौन से ओपिनियन दिए हैं, ये हम देखेंगे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड कैसा था, जैसे इंटरनल ट्रेड भारत में ही था, गुजरात के साथ, गुजरात में कुछ और चीज़ें खरीदते थे, राजस्थान में लोग तांबा खरीदते थे, ठीक है, वैसे ये लोग बाहर से क्या खरीदते थे और बाहर क्या बेचते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है।
बाहर ज़्यादातर इनके मेसोपोटामिया और इजिप्ट के साथ में व्यापारिक संबंध देखने को मिले हैं। फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी इंडिया की। अब आते हैं वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। अब देखो इसमें भी साफ साफ बताया आर्यन डिबेट्स, यानी आर्यों के वजूद जो था, उनका अस्तित्व, उसके ऊपर अलग अलग इतिहासकारों के क्या क्या ओपिनियंस हैं। पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वैदिक पीरियड में कैसा था और लेटर वैदिक पीरियड में कैसा था, स्ट्रक्चर कैसा था, थ्योरी ऑफ स्टेट क्या थी, इमर्जेंस ऑफ वर्नाज एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। इस समय क्या हुआ था, लोहे की खोज हुई थी, ठीक है, उससे क्या प्रभाव आया, इस पर क्वेश्चन आते हैं कि ये लोहे के प्रभाव से समाज कैसे चेंज हुआ और कैसे नगरीकरण की स्टार्टिंग हुई। द्वितीय नगरीकरण यानी सेकंड अर्बनाइजेशन, बिकॉज फर्स्ट वॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड सेकंड वॉज महाजनपद पीरियड। मेगालिथ्स ऑफ साउथ इंडिया, मेगालिथ्स होते थे महापाषाण जिनको कहा जाता है, कब्र बनाने के स्ट्रक्चर अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के देखे गए हैं। तो यहाँ पर कब्र किस तरीके की हुआ करती थी साउथ इंडिया में स्पेशली, जैसे हुंसगी है, कुरनूल है, इस तरीके की कई लोकेशंस हैं कर्नाटका में और आसपास के रीजन में। हम सबको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फिर आते हैं एक्सपेंशन ऑफ साउथ, एक मिनट, फर्स्ट यूनिट, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम, महाजनपद पीरियड स्टार्ट होता है। लोहे की खोज के बाद मोनार्कियल मोनार्किकल रिपब्लिकन स्टेट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इमर्जेंस ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन इन 6th सेंचुरी BCE, इमर्जेंस ऑफ हेट्रोडॉक्स ऑफ सेक्ट, जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीविक। इस समय क्या था कि कई महाजनपद के समय में कई अलग अलग धर्मों का उदय हुआ, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीविक संप्रदाय। इन सब संप्रदायों की क्या क्या शिक्षाएं थी, क्या क्या इनके नियम होते थे, क्या क्या इनके स्ट्रक्चर थे, सोसाइटी को कैसे उन्होंने प्रभावित किया, ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको हम देखेंगे। इसके बाद यूनिट सेकंड, फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर, राइज ऑफ मगध, ग्रीक इन्वेजन अंडर अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वही है जिनको हम सिकंदर महान के रूप में जानते हैं, and its effects, Mauryan expansion, Mauryan polity, society, economy, Ashoka's Dhamma and its nature, decline and disintegration of the Mauryan empire, Mauryan art and architecture, Ashokan edicts, language and script। ओके, अब आते हैं अगले यूनिट पर। हमारे 2 यूनिट्स हमने देख लिए, तो एक्चुअली दूसरा भी रहता है थोड़ा सा। डिसोल्यूशन ऑफ एम्पायर एंड इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर्स, इंडो ग्रीक्स, शुंगास, सातवाहनास, कुशानास, क्षत्रप, संगम लिटरेचर, पॉलिटी एंड सोसाइटी। ये जितने भी टर्म्स आपको दिए ना, इन सबको 1 बाय 1 करके हाईलाइट करना है, इनका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रखना है। जब तक भी आप नेट की तैयारी करेंगे, इसका प्रिंट आउट आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद पॉलिटी एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया एज रिफ्लेक्टेड इन संगम लिटरेचर, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रॉम 2nd सेंचुरी BCE टू 3rd सेंचुरी BCE, ट्रेड विद रोमन वर्ल्ड। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती है हमें, ट्रेड विद रोमन वर्ल्ड। इमर्जेंस ऑफ महायान बुद्धिज्म, अब यहाँ से 2nd सेंचुरी के आसपास कनिष्क के समय में बुद्धिज्म 2 शाखाओं में बढ़ गया। पहली जो पुरानी शाखा थी उसको हम हीनयान के नाम से जानते हैं, नई शाखा महायान। महायान में क्या क्या नए नए तत्व समाये, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम करेंगे। उसके बाद खारवेल जो कि जैन राजा था, उनके बारे में हमें जानकारी चाहिए। पोस्ट मॉरियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, गांधार, मथुरा, अमरावती। ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर के स्टाइल हुआ करते थे, मंदिरों के, मूर्तियों के, मूर्ति कला के स्टाइल थे। गांधार टाइप की जो मूर्तियां हैं, ज़्यादातर जो गौतम बुद्ध की मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी जो यूनान में इस्तेमाल होती थी, इसमें क्या था, बहुत ही सफ़ेद और ग्रे कलर की मूर्तियां जिसमें बहुत ही कपड़े की सिलवटें तक नजर आती हैं, ठीक है, इतना शानदार तरीके से बनाया जाता है। ज़्यादातर जो ग्रीक स्ट्रक्चर स्कल्पचर्स आपने देखे होंगे वो गांधार स्ट्रक्चर में होते हैं। उसके अलावा मथुरा में क्या होता है, बहुत ही घनी नक्काशियाँ की जाती हैं। जनरली इसमें जो धार्मिक कहानियाँ होती हैं वो पत्थरों में तराशी जाती हैं। उसके बाद अमरावती स्कूल है, साउथ इंडियन स्टाइल है, ठीक है, इनके बारे में हम सब डिटेल में करेंगे। फिर देखते हैं गुप्ता वाकटक एज। अब इसमें क्या है, गुप्ता एम्पायर इंपॉर्टेंट है, इसकी पॉलिटी हमें समझना है, इसकी सोसाइटी समझना है, एग्रेरियन इकोनॉमी कैसी थी, लैंड ग्रांट्स कैसे दिए जाते थे, लैंड रिवेन्यू सिस्टम कैसा था, लैंड राइट्स कैसे थे, गुप्ता कॉइन्स कैसे हुआ करते थे, बिगिनिंग ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यहाँ से स्टार्टिंग हुई आर्किटेक्चर की, स्पेशली टेम्पल आर्किटेक्चर की गुप्ता पीरियड में, तो गुप्ता पीरियड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
इमर्जेंस ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म, डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, डेवलपमेंट्स इन साइंस टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। हर्ष एंड हिज टाइम, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजन। हर्षा के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आपके सिलेबस ने बता दिया है। आप खामा खा बेकार की चीजें हर्षवर्धन के बारे में ढूंढते रहते हो। हमें उसका एडमिनिस्ट्रेशन समझना है और रिलीजियन कैसा था मुझे समझना है, रिलीजियस बिलीफ क्या थे, और इन दो चीज़ों को बनाने और मेंटेन करने के लिए उसने जो पॉलिसीज अपनाई, जो कुछ भी किया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट सब कुछ हमारा इन दोनों शब्दों के आसपास ही रहेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में सलंकयास एंड विष्णुकुंडिन इन आंध्र प्रदेश, ये एक दो छोटे छोटे एम्पायर हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। विष्णुकुंडिन पर अक्सर क्या करते हैं, राजाओं के जो नाम होते हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख देते हैं, मतलब वो तो मिसमैच लिखते हैं, हमें उनको सिलेक्ट करना होता है सही तरीके से, ठीक है। अक्सर जितने भी कम फेमस एम्पायर या रूल्स रहे हैं, किंगडम रहे हैं, उनमें ज्यादातर जो राजा होते थे वहां से क्वेश्चन आते हैं आपके क्रोनोलॉजिकल वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, वहाँ पर आपको राजाओं की क्रोनोलॉजी याद करनी है, ये सब मैं आपको दे दूंगी, क्रोनोलॉजिकल वाले भी PDF आपको सब मिल जाएंगे, बस आप बने रहना साथ में। फिर आता है यूनिट 3 पे, इमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम, किंगडम इन दक्कन, गंगास, कदम्बास, वेस्टर्न इन ईस्टर्न चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक्य, काकतिया, होयसल एंड यादव। जो मैंने चीज़ें बताई ना आपको कि कम फेमस रूलर्स के साथ में हमें इसी तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा फेमस है, जैसे मुगल है, ठीक है, हर्षवर्धन है, गुप्ता है, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य एम्पायर है, हमारा चोला एम्पायर है, इनको पढ़ने की हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है वो अलग होती है। लेकिन जो रीजनल किंगडम्स होते हैं, जो लेस फेमस होते हैं, ठीक है, कम पॉपुलर होते हैं, उनको पढ़ने का तरीका अलग होता है। दोनों को अगर आप सेम पैटर्न में पढ़ रहे हो तो गलती कर रहे हो, और इसकी गलती की सजा आपको मिलेगी, NTA देगा। अब आते हैं किंगडम्स इन साउथ इंडिया, ये भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जैसे कि, ठीक है। बाकी साउथ इंडिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। पल्लव, चेर, चोल, पांड्या, ठीक है, और भी थे बट वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। अब देखो ईस्टर्न इंडिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट थे, पाल, सेन, ठीक है, इसके अलावा वर्मन ऑफ कामरूप, भौमकार्स एंड सोमवंशीज ऑफ उड़ीसा, ये हम देखेंगे 1 बाय 1 करके। उसके बाद किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया, इसमें है मैत्रक, गुजरात के, जो गुजरात के वल्लभी रीजन में हुआ करते थे। इसके अलावा चालुक्य, ये भी गुजराती थे। चालुक्य की एक्चुअली 4 उनकी शाखाएं थी, एक गुजरात में थी, एक साउथ इंडिया में थी, एक थोड़ा उड़ीसा की तरफ थी। हम सबको करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। फिर एक महाराष्ट्र में थी। फिर आते हैं किंगडम इन नॉर्थ इंडिया, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चेदी, गहड़वाल एंड परमार, ठीक है। तो परमार तक हमें करना है यहाँ, ये नॉर्थ इंडिया के बारे में है। उसके बाद में आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडाइवल इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लेजिटिमेशन ऑफ किंगशिप। फिर आते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी, लैंड ग्रांट, एग्रेरियन इकोनॉमी, लैंड ग्रांट है यहाँ पे, चेंजिंग प्रोडक्शन, रिलेशनशिप, ग्रेडेड लैंड राइट्स एंड पीजेंट्री, वाटर रिसोर्सेज, टैक्सेशन सिस्टम, कॉइन एंड करेंसी सिस्टम, ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन पैटर्न of trade and urban settlements, ports and trade routes, merchandise and exchange, guilds, trade and colonization in Southeast Asia, growth of Brahminical religion, Vaishnavism and Saivism, temples, patronage and regional ramification, temple architecture and regional styles, दान, तीर्थ एंड भक्ति, इनके ऊपर डीपली क्वेश्चन भी आते हैं। तमिल भक्ति मूवमेंट भी हमें समझना है, जिसमें कि शंकर हैं, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। सोसाइटी में वर्ण, जाति, प्रोलिफेरेशन ऑफ कास्ट, पोजीशन ऑफ वुमेन, जेंडर, मैरिज एंड प्रॉपर्टी रिलेशन, ये सब हमें देखना है। ये सोसाइटी का पार्ट है जिनको हम जनरली सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, बट हिस्ट्री आपको पता है सभी सब्जेक्ट का एक तरीके से फादर मदर है, तो यहाँ पर भी सोशोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। वुमेन इन पब्लिक लाइफ, ट्राइब्स एज पीजेंट्स एंड देयर प्लेस इन वर्ण ऑर्डर अनटचेबिलिटी, एजुकेशन